गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों बनाना पड़ा जब हमारे पास इतने सारे लेबर लॉज थे अलग अलग कंडीशंस के लिए, अलग अलग डिस्प्यूट्स के लिए, लेकिन फिर भी हमें एक स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों बनाना पड़ा। उसका रीज़न ये रहा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में सबके अपने अपने जो सर्विस रूल थे उनमें डिफरेंसेस था, और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हमेशा ये डिस्प्यूट रहता था जो कंडीशंस हो सर्विसेज की उनके रिगार्डिंग। कुछ बेसिक डिस्प्यूट रहते हैं हमेशा ही। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, ये रेगुलर, प्रोबेशनरी, टेम्परेरी, कौन किस तरह के हैं, डेली वेज अर्नर हैं, वो सब। फिर वेजेस की कंडीशंस क्या रहेंगी, उनका पेमेंट का मोड क्या रहेगा, कंपनसेशन कब मिलेगी, किस तरह मिलेगी, और टर्मिनेशन के ग्राउंड क्या क्या रहेंगे। इस तरह के डिस्प्यूट सभी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हमेशा ही रहे, और इनसे रिलेटिंग जो बेसिक रूल्स हैं वो सभी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग होते थे। तो उस वजह से क्या होता था कि जो सर्विंग फोर्स है हमारी, वर्किंग क्लास है, वर्कर्स हैं, वो एक यूनिट से दूसरी किसी यूनिट में हमेशा शिफ्ट होते रहते थे। कि किसी एक यूनिट में अच्छी टर्म कंडीशंस हैं, किसी में बुरी हैं, तो एक बुरी से अच्छे की तरफ हमेशा शिफ्टिंग का एक प्रोसेस बना रहता था। जो हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, उसका ऑब्जेक्ट क्या रहा, जो टर्म कंडीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की उनमें एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, सभी के अंदर एक यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल हो, उसके लिए एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 प्रोवाइड कराता है। दूसरा है रिटर्न। 1946 से पहले के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्विसेज थे वो रिटर्न नहीं थे। अब इस एक्ट के बाद वो मैंडेटरी हो गए। वो एक मॉडल इस एक्ट के अंदर दिया गया, वो टर्म कंडीशन सभी उसमें अंदर कवर करनी पड़ेंगी एम्प्लॉयर को। लेबर वेलफेयर, इसका एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि जो लेबर क्लास है हमेशा ही एक्सप्लॉयटेशन उसका हुआ है, क्योंकि एम्प्लॉयर है वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहा है, और इसलिए वो लेबर का वेलफेयर कम सोचें या ना सोचें। तो एक्ट का एक बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि लेबर का वेलफेयर मैक्सिमम किस तरह रहे। फिर एक है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना सभी इंडस्ट्रीज में इस एक्ट का एक ऑब्जेक्ट था। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल पीस। अगर इंडस्ट्रीज में टर्म कंडीशन सर्विसेज की अगर डिफाइंड नहीं है तो हमेशा ही डिस्प्यूट बने रहेंगे, और उसको वेल सेटल करने के लिए ये एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए गए ताकि इंडस्ट्री में एक शांति हमेशा बनी रहे। एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कौन कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर 100 वर्कर और मोर पर्सन वर्किंग, जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम करते हों, उन सब पे ये एप्लीकेबल है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये किसी भी इसकी एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर सकती है जिसमें 100 से कम वर्कर भी हों, लेकिन उससे पहले 2 महीने का नोटिस वो जो गवर्नमेंट है वो देगी, और उसके बाद उन सब पे वो एप्लीकेबल हो सकता है। ये 100 वर्कर कब होने चाहिए, किसी भी दिन में। साल में 365 डेज होते हैं, अगर पूरे साल में किसी भी एक दिन अगर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो उस केस में ये एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एप्लीकेबल होगा। ड्यूरेशन कौन सा रहेगा, जिस दिन ये एप्लीकेबल किया गया उससे 12 महीने पहले का जो टर्म कंडीशंस हैं, जो 365 दिन थे 12 मंथ्स में, उनके अंदर अगर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो उस केस में एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसमें फिर अपना एक डेफिनेशन का पार्ट आता है। एम्प्लॉयर कौन होगा, एम्प्लॉयर एक मैनेजर हो सकता है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर आप डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या कोई भी ऑथोराइज पर्सन जो एक लॉ के द्वारा ऑथोराइज किए गए, स्टेट ने उनको अपॉइंट किया गया, वो सब हो सकते हैं। एनजीओ के केस में जो सुपरवाइजर है वो एम्प्लॉयर मान लिए गए। दूसरी डेफिनेशन है इसमें इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया गया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। उसके अंडर अगर कोई इंडस्ट्री कवर होती है तो वो इस एक्ट के अंडर भी कवर होगी।
फिर उसके बाद आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को। फिर आता है अपना इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को आप ये मत समझो कि ये जो पैसेंजर और गुड्स से रिलेटेड है, इसके अलावा इंडियन रेलवे की अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, जिसमें अपनी ये कोच हैं, रेलवे के कोच हैं, बाकी जो जितना भी है इनका मटेरियल वो सब बनता है, वो सब भी इसके अंदर कवर होती है। फिर उसके बाद आता है लास्ट होती है एनी एस्टेब्लिशमेंट और हायरिंग एजेंसी। अब जितने एम्प्लॉयर हैं उन्होंने वर्कर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉय करने के बजाय किसी हायरिंग एजेंसी से ले लिया, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू उन्होंने लगाया। तो एम्प्लॉयर ये सोचते हैं कि हमने तो अपॉइंटमेंट किया नहीं, लेकिन इस एक्ट के अंदर इस तरह की जो एजेंसीज हैं जहाँ से सर्विस ली गई वो सब भी इसके अंदर कवर होती हैं। अगर एजेंसी ने 100 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया कहीं ना कहीं तो एजेंसी कवर होगी, और अलग अलग एजेंसी के थ्रू किसी एक एम्प्लॉयर ने 100+ वर्कर को एम्प्लॉयमेंट दी है तो वो भी इंडस्ट्रियल यूनिट इसके अंडर कवर हो जाएगी। उसके बाद वर्कर आते हैं। वर्कर डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर, ठीक है, वो सब इसके अंदर भी कवर होंगे। फिर आता है अपना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे देश में दो तरह की हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या, और दूसरा फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी स्टेट है उनको, इसमें वो कवर होती हैं। अगर कोई इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ही लोकेटेड है तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऑल इंडिया एग्जिस्टेंस है किसी भी इंडस्ट्री की, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्री है, तो उन सब केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मान ली जाएगी। उसके बाद आता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन होंगे? ये रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकते हैं, लेबर कमिश्नर हो सकते हैं, कोई भी अदर ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्पज़ के लिए, वो सब सर्टिफाइंग ऑफिसर प्रज्यूम किए जाएंगे। पावर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं या अपीलेट अथॉरिटी जिनको पावर दी गई है वो सब सिविल कोर्ट की पावर इनके पास है। पहली है इसमें रिसीविंग ऑफ एविडेंस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उन सब केस में जो एविडेंस है वो ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग ओथ, जो एविडेंस देंगे पार्टीज तो उनसे वो ओथ भी ले सकते हैं कि वो जो भी कुछ कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, इस तरह की ओथ उनसे भी ली जा सकती है। एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कोई गवाह है जिसके पास मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो उन सब की अटेंडेंस जब प्रोसीडिंग चलेंगी तो उसमें ज़रूरी होगी, तो उन सब को भी ये नोटिस सर्व कर सकते हैं, समन सर्व कर सकते हैं, विटनेस को भी उनको आना पड़ेगा। कंपेलिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो कस्टडी में हो सकते हैं, वर्कर की में और एम्प्लॉयर के में भी, या किसी थर्ड पार्टी के भी, तो उन सब को अगर वो रूटीन समन से आ जाएं, डिपॉजिट करवा दें कोर्ट में या कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दें तो ठीक है, नहीं तो सिविल कोर्ट की जो पावर्स हैं वो इनके पास होंगी, वो एक्सरसाइज करके उनको कोर्ट में बुला सकते हैं। ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंडर जो एम्प्लॉयर की ओब्लिगेशन है वो इस तरह है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो सबमिट करे स्टैंडिंग ऑर्डर, एक मॉडल ड्राफ्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इंडस्ट्री का, अपनी यूनिट का 6 मंथ के अंदर जो सर्टिफाइंग ऑफिसर हैं उनके पास वो उसको जमा कराएंगे। उसमें कुछ बेसिक हैं ऑब्जेक्ट्स जो उसको कवर करने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, जो उसकी यूनिट में काम करने वाले लोग हैं वो परमानेंट कितने हैं, टेम्परेरी कौन है, कैजुअल वर्कर कौन है, प्रोबेशनरी कौन है, अप्रेंटिस कौन कौन लोग हैं, इस तरह का क्लासिफिकेशन, और उनको एक डेफिनेशन जो स्टेट ने दी है उसके साथ ही इनको डिफाइन इनको करना पड़ेगा। पब्लिकेशन ऑफ वर्क टाइम, इंडस्ट्री यूनिट में वर्किंग आवर कौन से हैं, को कितने घंटे की शिफ्ट बनेगी, मॉर्निंग शिफ्ट कितने की होगी, नाइट की शिफ्ट कितने की होगी, वो वर्किंग आवर्स भी इनको डिफाइन करने पड़ेंगे। हॉलीडेज कब मिलेंगे, पे डेज कौन से होंगे, वेज रेट क्या रहेगा, उन सब के रूल। उसके बाद आता है शिफ्ट वर्किंग, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इस तरह की जो शिफ्ट है उसका डिवीज़न, वो कब स्टार्ट होंगी और कब उनका एंड होगा। वर्कर्स की अटेंडेंस के रिगार्डिंग रूल, जो लेट कमिंग है उनके ऊपर क्या पेनल्टीज लग सकती है, वो सब रूल भी इनको बनाने पड़ेंगे। कैजुअल लीव्स एंड हॉलीडेज, पूरे साल के अंदर किसी वर्कर को कितनी छुट्टियां मिलेंगी उनके रिगार्डिंग।
और पेड हॉलीडेज कौन से रहेंगे उनके रिगार्डिंग रूल बनेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है उसके अंडर जो वेज को डिफाइन किया गया है उसकी पेमेंट कब होगी, किस तरह होगी, उसके रूल्स। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कौन कौन सी कंडीशन रहेंगी जिनके अंडर एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो सब इसके अंदर ही डिफाइन करने पड़ेंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर मिसकंडक्ट, कौन कौन से कंडक्ट को मिसकंडक्ट में कवर करेंगे और उनके अगेंस्ट क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं, वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी इसके अंडर डिफाइन करने पड़ेंगे। कंप्लेंट, सस्पेंशन और डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग जितने रूल्स हैं वो सब इसके अंदर एम्प्लॉयर को अपने मॉडल स्टैंडिंग ड्राफ्ट ऑर्डर जो बनाएंगे उसके अंदर उनकी रिपोर्ट उनको बनानी पड़ेगी। प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर मिलने के बाद जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो ट्रेड यूनियन को नोटिस देंगे 15 दिन का, लेकिन 15 दिन के अंदर आप अपने जितने भी ऑब्जेक्शन हैं इस स्टैंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट वो आप सबमिट करें। जहाँ पे इस तरह की ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेंस में नहीं है वहाँ पे कोई भी 3 मेंबर सिलेक्टेड किए जा सकते हैं उस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनमें से 3 मेंबर को इलेक्ट करेंगे, उनकी कमेटी बनेगी और उसको ये स्टैंडिंग ऑर्डर ऑब्जेक्शन के लिए या स्टडी के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो 30 दिन के अंदर एप्लीकेबल होगा, जिस दिन से सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको सर्टिफाई करेंगे और ऑथेंटिकेटेड कापीज़ हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ दोनों को हैंड ओवर की जाएंगी। उस दिन के बाद 30 दिन के अंदर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अपील एंड मॉडिफिकेशन, कोई भी एम्प्लॉई, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है उस केस में वो 30 दिन के अंदर अपील में जा सकते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो उसको अपील की सुनवाई होगी और उसके बाद अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसमें कोई मॉडिफिकेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन सुजेस्ट करे उसके बाद वो करने के 7 दिन के अंदर ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा और सर्टिफाइड कॉपीज़ सभी जो पार्टीज़ हैं उनको दी जाएंगी। कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर जो बन गया एक बार उसको 6 महीने से पहले अमेंड नहीं किया जा सकता, वो वैसा का वैसा रहेगा। उसको अमेंडमेंट करने के लिए या मॉडिफिकेशन करने के लिए 6 मंथ एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शंस है, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई एग्रीमेंट हो तो उस केस में दोनों पार्टीज मिलके इसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं और वो इन्फॉर्मेशन सर्टिफाइंग ऑफिसर को भी उनको देनी पड़ेगी। ऑफेंस एंड पेनल्टीज, अगर कोई एम्प्लॉयर स्टैंडिंग ऑर्डर जो सेक्शन 3 के अंडर बनाना था उसको वो नहीं बनाया, या फिर कोई मॉडिफिकेशन कहा था स्टेट ने, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने सेक्शन 10 के अंडर, अगर वो टाइम लिमिट के अंदर नहीं की गई तो उस केस में फाइन लग सकता है, वो उसका ₹5000 का। अगर वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, अगर ऑर्डर देने के बाद भी अगर वो नहीं करते हैं उसमें अमेंडमेंट तो उस केस में ₹200 पर डे एक्स्ट्रा फाइन लगता जाएगा। कोई भी एम्प्लॉयर है जिसने स्टैंडिंग ऑर्डर की कंडीशन का वायलेशन किया है उस केस में फाइन लग सकता है उसको ₹100 का। अगर वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है उस केस में ₹25 पर डे की पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। थैंक यू।